नमस्कार दोस्तों, पीसीबी बाबा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विशेषण के बारे में पहले हम देखते हैं उसकी परिभाषा को। परिभाषा लिखा हुआ है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम क्या है? संज्ञा और सर्वनाम के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे संक्षिप्त में आपको बतलाता हूँ। संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु तथा पदार्थ के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और यहाँ पे सर्वनाम का अर्थ होता है संज्ञा जो किसी का नाम है उसकी जगह पर अगर आप मैं, तुम, हम, यह, वह, इन सब या फिर इससे भी आगे बहुत सारे सर्वनाम हैं, इन सब शब्दों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं संज्ञा की जगह पर तो उसे कहेंगे सर्वनाम। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बतलाए उसे हम कहेंगे विशेषण। विशेषण जो हैं संज्ञा के साथ में लगते हैं और संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं। विशेषण विकारी शब्द होते हैं। उदाहरण से हम बहुत अच्छी तरह समझेंगे। उदाहरण में जैसे लिखा है, राधा बहुत सुंदर लड़की है। राधा जो है यह क्या है? एक संज्ञा है। और इसकी विशेषता कौन सी शब्द बतला रहा है? सुंदर नामक शब्द। राधा एक लड़की का नाम है, राधा नाम एक संज्ञा है। सुंदर शब्द एक विशेषण है जो संज्ञा शब्द की विशेषता बतला रहा है या राधा की विशेषता बतला रहा है। चूँकि सुंदर शब्द संज्ञा राधा की विशेषता बतला रहा है, क्योंकि राधा एक नाम है और नाम को ही संज्ञा कहते हैं, इसीलिए संज्ञा की विशेषता सुंदर नामक शब्द बतला रहा है। इसीलिए सुंदर नामक शब्द क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। तो इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। अब हम चलते हैं विशेष्य की ओर। विशेष्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। नहीं समझे तो उदाहरण से हम समझते हैं। उदाहरण लिखा है, रमेश बहुत निडर सिपाही है। रमेश कैसा सिपाही है? निडर सिपाही है। तो यहाँ पे निडर नामक शब्द क्या कर रहा है? यह विशेषण का काम कर रहा है। संज्ञा है रमेश और रमेश की विशेषता बतला रहा है निडर शब्द। रमेश सिपाही है, लेकिन कैसा सिपाही है? निडर सिपाही है। तो निडर विशेषता बतला रहा है रमेश की। तो जो संज्ञा की विशेषता या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वही संज्ञा या सर्वनाम ही विशेष्य कहलाता है। तो यहाँ पे संज्ञा है रमेश, तो रमेश क्या है? एक विशेष्य है। तो रमेश शब्द विशेष्य कहलाएगा। तो अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे विशेष्य कैसे कहते हैं। उदाहरण के लिए एक और भी देख लेते हैं, राधा बहुत सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे विशेष्य कौन है? राधा है। अब आगे चलते हैं, विशेषण के प्रकार को देखते हैं। विशेषण 9 प्रकार के होते हैं दोस्तों। गुणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, विभागवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, तुलनाबोधक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण। तो हम सबको एक एक करके समझते हैं। गुणवाचक विशेषण, इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन विशेषण शब्दों के माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, यहाँ पर गुण का अर्थ होता है रूप या रंग। जिन विशेषण शब्दों के माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम के रूप या रंग का बोध होता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण, यह कलम लाल है। कलम कैसा है? लाल रंग का है। तो यहाँ पे रंग का बोध हो रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हुआ है लाल नामक शब्द। ये संतरे ताजे हैं। संतरे का रूप कैसा है? ताजा है। तो यह ताजे नाम का शब्द क्या है? रूप का बोध करा रहा है। तो ताजा नाम का शब्द गुणवाचक विशेषण है। वह आदमी मोटा है। तो मोटा क्या है? एक प्रकार का रूप है आदमी का। आदमी पतले होते हैं, आदमी का रूप कैसा होता है? मोटा या फिर पतला। तो मोटा क्या है? आदमी का रूप है। तो यह रूप का बोध करा रहा है। तो ये भी क्या कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण। तो इन उदाहरणों में लाल, ताजे तथा मोटा ये शब्द अपनी अपनी संज्ञाओं या सर्वनाम का गुण प्रकट कर रहे हैं। तो यह क्या है? गुणवाचक विशेषण है। अब आगे चलते हैं, हम समझते हैं संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण को। पहले परिभाषा देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द
संज्ञा के पहले आए एवं विशेषण की तरह। जो सर्वनाम शब्द, सर्वनाम मैंने अभी आपको बताया, सर्वनाम जो है मैं, तुम, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये जो शब्द होते हैं जो संज्ञा की जगह पर आ जाते हैं वे कहलाते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम या संज्ञा के पहले आए हुए विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाएं तो वे शब्द सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। सर्वनामिक विशेषण क्यों कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण क्यों कहते हैं, सब अभी समझ जाएंगे। उदाहरण देखते हैं। यह लड़का कक्षा में अव्वल आया। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यह नाम के शब्द को छुपा देता हूँ। अब अगर आप इसे पढ़ें तो लिखा है लड़का कक्षा में अव्वल आया। अब आप इसे पढ़ें और आपके सामने क्लास में बहुत सारे बच्चे हों और बोल दूं मैं लड़का कक्षा में अव्वल आया टीचर के रूप में, तो क्या आप जान पाएंगे कौन सा लड़का कक्षा में अव्वल आया? लेकिन उसी जगह पर मैं अपना हाथ उठाकर और उसकी ओर इशारा कहकर, जैसे इस इमेज में देख रहे हैं, इमेज की तरह इशारा करके उसकी ओर संकेत करके मैं बोलूँ यह लड़का कक्षा में अव्वल आया है, तो यहाँ पे मैं संकेत का काम कर रहा हूँ। जो क्या कर रहा है, इसमें मैंने बोला है यह जो है ये एक सर्वनाम है जो विशेषता बतला रहा है उस लड़के की कि वह कक्षा में अव्वल आया, तो यह सर्वनाम एक विशेषण हो गया और संकेत के द्वारा बतलाया इसलिए यह संकेतवाचक विशेषण हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे इसे संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण क्यों कहते हैं, क्योंकि यह के बिना आप जान नहीं पाएंगे कि उन क्लास में भरे हुए लड़कों में से कौन अव्वल आया है। तो यह जो है यह क्या कर रहा है, सर्वनाम बतला रहा है और मैं हाथ उठाकर बतला रहा हूँ तो वो संकेत कर रहा हूँ, जिसके कारण इसका नाम दो है, संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण। दूसरा उदाहरण, वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। यह लड़की वही है जो मर गई थी। कौन है जो सबसे उत्तम है? वह घर पर अब यहाँ नहीं है, उस घोड़े को निकाल दो। तो यहाँ पर जितने भी उदाहरण हैं उसमें यह, वह, कौन, उस आदि शब्द संज्ञा शब्द से पहले लग रहे हैं। तो यहाँ पे संज्ञा कौन है, लड़का जातिवाचक संज्ञा, आदमी जातिवाचक संज्ञा, उसी तरह से सारे क्या है यहाँ पे जातिवाचक संज्ञाएं लगी हुई हैं। तो यहाँ पर क्या बतला रहा है, यह, वह, कौन, उस शब्द आदि संज्ञा शब्द से पहले लग रहे हैं एवं विशेषण की तरह उन संज्ञा शब्दों की विशेषता बतला रहे हैं। अगर ये शब्द संज्ञा से पहले न लगते तो हमें पता नहीं चलता कि किसके बारे में चर्चा हो रही है। अब इन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है तो यह किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः यह उदाहरण सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। तो अब हम समझ गए संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण को। अब चलते हैं संख्यावाचक विशेषण की ओर। संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा देख लें। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराते हैं वे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए, विकास 4 बार खाना खाता है तो 4 क्या है, एक संख्या है। मीना 4 केले खाती है, फिर से अगेन संख्या। दुनिया में 7 अजूबे हैं, 7 भी क्या है, एक संख्या है। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं तो 200 भी क्या है, एक संख्या है। तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराएं तो यह सब क्या है, यह जो है संज्ञा सर्वनाम है जो क्या कर रहे हैं, उनके संख्या के बारे में बोध करा रहे हैं, इसीलिए क्या है, संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पर यही बात नीचे लिखी हुई है। ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि 4, 7, 200 आदि शब्द हमें बता रहे हैं कि विकास कितनी बार खाना खाता है, मीना कितने केले खाती है, दुनिया में कितने अजूबे हैं आदि। तो ये संख्याएं क्या कर रही हैं, संख्यावाचक विशेषण का काम कर रही हैं। तो इस तरह से हम संख्यावाचक विशेषण को समझे। अब हम समझते हैं संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकारों को। संख्यावाचक विशेषण जो है यह थोड़ा लंबा है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक किसे कहते हैं, जिसमें निश्चित संख्या का ज्ञान हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 छात्र कहाँ गए, तो यहाँ पे 5 जो है ये संख्या बतला रहा है।
उन्हें चौथा हिस्सा मिलेगा। तो चौथा क्या कर रहा है, यह भी एक संख्या को बतला रहा है। मेरे 100 रुपये कहाँ गए, तो यहाँ पे 100, 5, चौथा, ये क्या कर रहे हैं, निश्चित संख्या को बतला रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्या कहला रहे हैं, निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, पूर्णबोधक और अपूर्णबोधक। अपूर्णबोधक क्या होता है, जिससे पूर्ण संख्या का बोध हो उसे पूर्णबोधक कहते हैं। जैसे कि 10 हुआ, 1 हुआ, 15 हुआ, 100 हुआ, 4 हुआ, यह सब जो है पूर्ण बोधक का काम कर रहे हैं। इत्मीनान रखिए, अपूर्ण बोधक और पूर्ण बोधक में आप अंतर आराम से समझ जाएंगे। यहाँ पर जो 10, 1, 15, 100 और 4 यह शब्द पूर्ण बोधक विशेषण का काम कर रहे हैं। लेकिन अपूर्ण बोधक में क्या लगेगा, अपूर्ण बोधक उन्हें कहते हैं जिसमें आप कहें 2.25, 10.5 या फिर 10.25। 10.25 किसे कहते हैं, 1/4 भाग को कहते हैं, और 10.5 कहते हैं 1/2 आधे भाग को, और पौने जो होता है वह 3/4 को कहते हैं। तो इस तरह से जो क्या हो, आधे, सवा और पौने, इन सब शब्दों का इस्तेमाल हो तो वह कहलाते हैं अपूर्ण, क्योंकि वह पूर्ण नहीं है। और जहाँ पे पूरी तरह से 1, 15, 100, 4 यह सब शब्द अगर आए तो वह क्या कहलाते हैं, पूर्ण। तो हम निश्चित संख्यावाचक के दो प्रकार को समझ गए। अब हम चलते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में संख्याओं का बोध नहीं होता। उदाहरण के लिए देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक में, जैसे कुछ किताबें दो, तो यहाँ पे कुछ आया है। महाविद्यालय में अनेक विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे अनेक शब्द आया है। कुछ छात्राएं इधर गई हैं, तो यहाँ पे कुछ या अनेक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, जो अनिश्चित संख्यावाचक की विशेषता को बतला रहे हैं। तो इस तरह से संख्यावाचक के दो भाग, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक को भी हम पूरी तरह से समझ गए। अब चलते हैं आगे और हम समझते हैं परिमाणवाचक विशेषण को। परिमाणवाचक विशेषण में परिमाण जो शब्द आया है उसका मतलब होता है मात्रा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे 1 किलो टमाटर ला कर दो, तो यहाँ पे 1 किलो आया है। बाजार में आते वक्त आधा किलो चीनी लाना, तो आधा किलो। यहाँ पे जाओ 1 मीटर कपड़ा लाओ, तो 1 मीटर। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो जो हैं किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर या फिर आधा किलो, पाव किलो, ऐसे ऐसे शब्द जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं। इसको संख्यावाचक विशेषण में मिक्स ना करें, क्योंकि वहाँ पर 4, 15 ऐसे आए हैं अंक, लेकिन उसमें आपको किलो वजन नापने वाले या फिर लीटर या फिर मीटर ऐसे शब्द नहीं लिखे हुए मिलेंगे। परिमाण में किलो, लीटर, मीटर ऐसे शब्द लिखे हुए मिलेंगे। तो आप इससे समझ सकते हैं, जिसमें किलो, मीटर या लीटर या फिर ग्राम इन सब शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो वह कहलाते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर आप परिमाणवाचक विशेषण को भी अच्छी तरह से समझ गए। अब चलते हैं हम व्यक्तिवाचक विशेषण की तरफ। व्यक्तिवाचक विशेषण की परिभाषा हम देखते हैं पहले। जो शब्द असल में व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने होते हैं और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, वे शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है यह क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम होता है। तो यहाँ पर देखिए, किसी व्यक्ति या वस्तु या फिर स्थान का नाम जो हो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंडर में आते हैं, और यहाँ पर वही व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेषण का काम कर रहे हैं। तो उन्हें आइए हम देखते हैं और समझते हैं। जैसे पहला, बनारसी साड़ियाँ अच्छी होती हैं। तो बनारसी में शब्द है बनारस का, जो है एक स्थानवाचक का शब्द, और ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंडर में आता है। एक स्थान का नाम है, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंडर में आ रहा है। अब यहाँ पे बनारसी साड़ियाँ अच्छी होती में हैं, जो हम बनारस को छुपा दें और मैं बोलूँ साड़ियाँ अच्छी होती हैं, तो साड़ियाँ अच्छी होती हैं, तो इससे हम क्या समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ बनारसी साड़ियाँ अच्छी होती है, तो बनारसी साड़ियों में विशेषता का काम कर रहा है। चूँकि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन वह विशेषता का भी काम कर रहा है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक विशेषण है। इसी तरह से नागपुरी केले मीठे होते हैं, यह भी विशेषता काम कर रहा है। मुझे खाना पसंद है, लेकिन कौन सा खाना, भारतीय खाना।
केले मीठे हैं, लेकिन कहाँ के? नागपुर के। हमें मिठाइयाँ मिलती हैं, हमारी दुकान पर मिठाइयाँ मिलती हैं, लेकिन कौन सी मिठाइयाँ मिलती हैं? जयपुरी मिठाइयाँ। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा एक विशेषण का काम कर रही हैं, इसी के कारण हम यहाँ पर इसे कहेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। तो व्यक्तिवाचक विशेषण आप समझ गए होंगे, वह संज्ञा विशेषण के काम में काम करे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर से कहता हूँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो विशेषण का काम करे उसे हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। विभागवाचक विशेषण। विभागवाचक में जो विभाग है, इसको अगर हम समानार्थी शब्द इसका देखें तो विभाग का अर्थ होता है खंड, होता है खंड, या फिर इंग्लिश में होता है सेक्शन, डिवीज़न। तो इसका मतलब होता है जो एक एक भाग हो। तो यहाँ पर जिन विशेषण से पृथकता का बोध हो, खंड का बोध हो, भाग का बोध हो, उन्हें विभागवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे प्रत्येक छात्र को आम दो, इसका मतलब छात्र तो हैं बहुत सारे, लेकिन प्रत्येक को दो। प्रत्येक का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक का अर्थ होता है प्रति एक, मतलब हर एक। इसमें क्या किया गया है? इसमें सब हर एक को लिया गया है, और हर एक क्या कर रहे हैं? एक खंड का काम कर रहे हैं। जैसे मैं कह दूं वहाँ पे 100 छात्र के आसपास हैं, लेकिन हर एक को देने को बोला है, तो मतलब हर एक को विभाग को देने को बोला है, हर एक खंड को देने को बोला है। तो यहाँ पे पृथकता का बोध हो रहा है, और इसी के कारण इसे कहते हैं विभागवाचक विशेषण। इसी तरह 20 मोमबत्तियाँ जल गई हैं, 20 मोमबत्तियाँ हैं, लेकिन उसमें बोल रहा है हर एक मोमबत्तियाँ जल गई हैं। तो यहाँ पे विभाग का काम होता है, जिसके कारण इसे बोलते हैं विभागवाचक विशेषण, या फिर पृथकता का काम होता है, पृथकता का बोध होता है, इसी कारण इसे विभागवाचक विशेषण कहते हैं। आगे चलते हैं, हम समझते हैं संबंधवाचक विशेषण। पहले परिभाषा देखें। जब विशेषण शब्द का प्रयोग करके किसी एक वस्तु या व्यक्ति के संबंध दूसरे वस्तु या व्यक्ति के साथ बतलाया जाए, उसे कहते हैं संबंधवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण के तौर पर ज्वालामुखियों की भीतरी सतह ज़्यादा गर्म होती है। यह शब्द अगर आप देखें तो ज्वालामुखी में 2 सतहें होती हैं, एक तो बाहरी सतह, दूसरी भीतरी सतह। यहाँ पर जो भीतरी सतह लिखा हुआ है, यह बतलाने की कोशिश कर रहा है कि इसकी एक और सतह होती है जो बाहरी सतह होती है, जो एक इनडायरेक्टली या अनौपचारिक रूप से संबंध बतलाने का काम हो रहा है कि भीतरी लिखने के कारण बाहरी भी एक सतह होती है जो उसमें छुपा हुआ है, अनौपचारिक है, इनडायरेक्टली है। तो यह भीतरी नाम का शब्द एक प्रकार से संबंध बताने की कोशिश कर रहा है बाहरी सतह से, इसी के कारण इसे कहते हैं संबंधवाचक विशेषण। तो आई होप आप संबंधवाचक विशेषण को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक विशेषण की। इसके परिभाषा को देखते हैं। ऐसे शब्द जिनके संज्ञा या सर्वनाम जानने के लिए प्रयोग होता है, जैसे कौन, क्या आदि, ये शब्द प्रश्नवाचक विशेषण कहलाते हैं। सपोज करिए आप घर में बैठे हैं और आप बोले कौन आया है। आया तो है, लेकिन यहाँ पे कौन जो है, यह शब्द जो है सर्वनाम है और यह एक विशेषता का काम कर रहा है। जब आप बोले कौन आया है तो बाहर से पूछेगा, कोई अपना नाम बताएगा, मैं दशरथ हूँ, मैं राम हूँ। तो आप उसके नाम को अगर जानते हैं तो आप बोलेंगे हाँ हाँ आइए। तो यहाँ पर आप संज्ञा या सर्वनाम को जानने के लिए जिन प्रश्नों का उपयोग करते हैं वही कहलाते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर कौन शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में जानकारी लेने में सहायक है, अतः यह प्रश्नवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब हम लोग समझते हैं तुलनाबोधक विशेषण, जो सबसे लास्ट विशेषण है। जिन शब्दों से 2 वस्तुओं की परस्पर तुलना की जाती है वे शब्द तुलनाबोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि राम सुरेश से ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ पे राम और सुरेश में क्या हो रहा है? तुलना हो रहा है सुंदरता का, जिसमें बतलाया गया कि सुरेश कम सुंदर है राम से और राम ज़्यादा सुंदर है सुरेश से। इन दोनों के बीच में तुलना होने के कारण एक को ज़्यादा और कम बताया गया, जिसमें तुलना नाम का शब्द आया है। इसी की वजह से बतलाया गया है 2 शब्द या 2 संज्ञाओं के बीच में जो तुलना होने का काम जो शब्द करता है
वही शब्द क्या कहलाता है? तुलनाबोधक विशेषण कहलाता है। जैसे मीठा बोल्ट से ज़्यादा तेज भागता है, तो यहाँ पे दो संज्ञा है, एक मीठा और दूसरा बोल्ट, और यहाँ पे तुलनाबोधक विशेषण कौन है? ज़्यादा तेज। तो यह क्या है? यह तुलनाबोधक विशेषण का काम कर रहा है, तो इसे कहते हैं हम लोग तुलनाबोधक विशेषण। उसी तरह से विशालतम, यह भी क्या कर रहा है? तुलनाबोधक विशेषण का काम कर रहा है। जैसे सभी महासागरों में प्रशांत महासागर विशालतम है, तो महासागर जो हैं वह मुख्यतः जो हैं 4 टाइप के हैं, जिनमें सबसे विशालतम जो है प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर सबके तुलना में सबसे ज़्यादा है, और उसकी तुलना में जो विशेषता बतला रहा है वह विशालतम नाम का शब्द बतला रहा है। तो वे शब्द से जिनके दो शब्दों के बीच में तुलना हो जाती है और वे तुलना के बीच में जो विशेषता काम करते हैं वही तुलनाबोधक विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम सभी विशेषण को एक एक करके समझ गए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे लेक्चर विशेषण के लेक्चर पसंद आए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो मिलेंगे आगे नए व्याकरण के साथ में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।